वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और इसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने रिश्तों को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, अपना जो सोशल सर्कल है उसमें अपनी वर्थ किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी और इसके साथ साथ जो अपनी सेल्फ इस्टीम है उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, जो बॉन्ड्स हम अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं, जो हम अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं, जो हम अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली, जितने भी रिश्ते आपके इर्द गिर्द हैं, इन सबको बेहतर बनाने के लिए NLP का क्या किरदार है, इस पर अभी हम बात करेंगे। और एक और चीज़ हम देखें तो आजकल के रिश्तों में ना दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। वो चाहे पेरेंट्स का औलाद के साथ रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, बहन भाइयों का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, मुनाफ़िकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। एक तो इसकी वजह डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो कि NLP का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को, रिश्तों को किस तरह से अच्छा बनाना है। हमारे साथ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट मेहताब हमीद हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू सो मच मेहताब साहब एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले ज़रा ये बताया, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस जिसकी वजह से जो रिश्ते हैं और हम सब लोग अपने जो इतने खूबसूरत रिश्ते हैं दूर होते चले जा रहे हैं, रिश्तों में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। देखें, सबसे पहले हमने रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करना है कि रिलेशनशिप है क्या। रिलेशनशिप कनेक्शन का नाम है। अब कनेक्शन हमेशा टू वे होता है। सो रिश्तों में दूरी की वजह यह है कि हम उस टू वे की साइंस को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो हमने अंडरस्टैंड करना है कि टू वे कम्युनिकेशन में जो हम लोगों के आपस में बॉन्डिंग है वो किस लेवल की है और बॉन्डिंग की अंडरस्टैंडिंग हमने कैसे करनी है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि आप कहीं भी किसी के साथ भी आपका कोई रिलेशन है और आप उसमें टाइम नहीं दे रहे, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि वो पर्सन किस मेंटल मैप से, क्योंकि हर पर्सन का एक अपना मेंटल मैप है और उसी मेंटल मैप के तहत वो अपना बिहेवियर रन करता है। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरा एक मेंटल मैप है, मैं भी शो में बैठा हूँ, मेरा एक मेंटल मैप इस टाइम एडजस्ट हुआ हुआ है। लाइक मैं कह सकता हूँ मेरा एक फ्रेम सेट हुआ हुआ है, उसी फ्रेम के अकॉर्डिंगली मैं रिएक्ट करूँगा, रिस्पॉन्स करूँगा, बिहेव करूँगा। अब उस फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो रिलेशन में हम लोग फ्रेम को अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर एक पर्सन एग्रेसिव फ्रेम में है तो कोशिश करें कि आप एग्रेसिव फ्रेम में ना जाएं और आप उसको न्यूट्रलाइज करें। आप वहाँ पे ह्यूमर का टूल यूज़ करें, बिकॉज ह्यूमर आपके मेंटल कंट्रोल को एकदम से शिफ्ट करता है। इररिस्पॉन्सिव हो जाए, Yes, कोई रिस्पॉन्स एज सच ना दे, रिएक्शन ना करें। बट जो यही बात कि दूरियां क्यों बढ़ती चली जा रही हैं, बिकॉज हमने मुख्तलिफ लोगों के बारे में एक कहते हैं ना पहले से एक राय कायम कर लेना, या हमारे यहाँ का कल्चर भी अगर हम देखें और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में स्पेशली हम इन्फ्लेशन देखें, कारोबार देखें लोगों के, ये चीज़ें भी तो मुतासर करती है ना किसी भी इंसान की ज़हनी सेहत को। और जब ये मुतासर होगी, अगर एक खावन जो है वो रोज़ सुबह बाहर जा रहा है कमाने की गर्ज से और उसको उसका ड्यू जो क्या कहते हैं, जो उसका ड्यू सैलरी है या जो इतनी वो डिज़र्व करता है उतने नहीं मिल रहे, बाहर किसी से मुँह मारी हो गई या इस तरह, सो ये चीज़ें घर आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट। सो एक बहुत बड़ी रीज़न फ्रस्ट्रेशन का होना, एंजाइटी का होना भी बहुत ज़्यादा हो गई। जी एग्जैक्टली, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी आपकी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे जो अवेयरनेस का लेवल है वो कहता है कि आप प्रायोरिटाइज करें। बाहर की फ्रस्ट्रेशन आप घर पे ना उतारें। आप कैट थ्योरी का अप्लाई ना करें कि आप बाहर का गुस्सा आके अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे उतारें। बिकॉज हम लोग गुस्से की हालत में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन जो है रेप्टिलियन ब्रेन की खुसूसियत है, ह्यूमन ब्रेन की नहीं है। बिकॉज उसमें हम अपने से कमज़ोर पे अपना गुस्सा उतारने की कोशिश करते हैं। हम अपने से जो ताकतवर होता है उसके सामने फ्रीज़ कर जाते हैं या भाग जाते हैं, हम उसके सामने गुस्सा अपना शो नहीं करते। तो आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। अच्छा, गुस्सा आएगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप सोचें कि जो गुस्सा आया था वो किस वजह से आया था, उसका हॉट बटन क्या था। अब आपके सराउंडिंग में जो भी आपके प्यारे हैं उन्होंने ये एनालाइज करना है कि ऐसा कौन सा हॉट बटन है जब वो ट्रिगर होता है तो बाहर से आए हुए पर्सन को एकदम से गुस्सा आ जाता है। तो आपने उस हॉट बटन से अपने आप को दूर रखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपसे अगर पूछूं कि आजकल का वक्त और इसमें अगर हम देखें तो जो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है। गो कि अभी भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं बड़ा अच्छा बॉन्ड अपने बच्चों के साथ, या बच्चे भी there is a distance between the emotional connection between the parents and the children. So what do you think, जो ये distance आ रहा है, emotionally उतना connect नहीं हो पा रहे, frustration भी बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है जो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप इतना मुतासर हो चुका है? देखिए, बच्चे टेक्नोलॉजी की वजह से मेंटली इंगेज हैं।
बच्चे वालिदैन के पास बैठे भी होते हैं बट उनका माइंड कहीं और इंगेज होता है। सो उस इंगेजमेंट की वजह से वो फिज़िकल अपीयरेंस में अपने पेरेंट्स को वो कंसंट्रेशन, वो फोकस नहीं दे पाते, ठीक है। जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप में कनेक्शन है वो बिल्ड नहीं हो पाता। लाइक अगर आपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट ही नहीं किया, सो डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा? सो कनेक्शन इज़ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने रिलेशन की साइंस को अंडरस्टैंड करना है, आपने लोगों के मेंटल फ्रेम को अंडरस्टैंड करना है कि अगर अभी आपका कोई अपना प्यारा गुस्से में है तो आपने कैसे करना है, हैप्पी है तो आपने उस हैप्पीनेस को कैसे एम्पलीफाई करना है। सो दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग का। थर्ड स्टेप में इमोशनल इंफॉर्मेशन और चीज़ों की शेयरिंग होती है। सो हम लोग अंडरस्टैंडिंग के फेस को एलिमिनेट कर देते हैं। हम अंडरस्टैंड किए बगैर अगर कोई एक गुस्से में है तो हम भी गुस्सा शुरू कर देते हैं, हम अंडरस्टैंड नहीं करते। सो यहाँ पर आ जाती है पेशेंस नहीं Yes. ना। अच्छा, NLP टेक्निक्स और वो टूल्स क्या क्या हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए रिश्तों में हम स्टेबिलिटी ला सकते देखिए, हैं? सबसे पहले एक रीफ्रेमिंग का टूल हम यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज के अगर मेरी वाइफ एंगर स्टेट में है तो मैंने उसके फ्रेम को कैसे रीफ्रेम करना है कि उसके फ्रेम को मैं चेंज कर दूं। तो मुझे वहाँ पे कोई ह्यूमर क्रिएट करना है, मुझे वहाँ पे कोई उसके इंटरेस्ट की चीज़ को डिस्कस करना है, मुझे वहाँ पे उसकी किसी हॉबी को एकदम से डिस्कस करना है कि उसका मेंटल फ्रेम एकदम से शिफ्ट हो। और जैसे ही उसका फ्रेम शिफ्ट होगा सो विद इन 3 सेकेंड वो जो एंगर की तो स्टेट है वो ब्रेक हो स्मार्ट जाएगी। वर्क हुआ ना, ये स्मार्ट बिहेवियर आप कह रहे हैं। यस, बिकॉज मैंने अंडरस्टैंड। थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। हाँ। और वो इस सिचुएशन में नहीं होते कि वो सुन सकें, और अगर उनसे बात करें तो वो आपको काटने को दौड़ते हैं। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? आप उनको उनका टाइम दे दें। देखिए, उसमें उनको टाइम दे दें और ताकि उनकी जो एग्रेसिव स्टेट है वो कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे गलती वो पर्सन खुद कर रहा है। वो कह रहा है कि अभी मैं गुस्से में हूँ, वो अपने आप को लेबल कर रहा है। और जितना आप अपने आप को लेबल करते हैं आपकी एंगर स्टेट उतनी ही एम्पलीफाई होती है। अगर 3 सेकंड में उसने ब्रेक होना है तो अब वो 3 मिनट में ब्रेक होगी, बिकॉज आप बार बार माइंड में उसको स्पेस दे रहे हैं। मेंटली एक्सेप्टेड कि मैं इस टाइम गुस्से में हूँ एंड आई नीड सम सो आपने उस स्टेट को ब्रेक करना है, अवेयरनेस के लेवल पे जाके आपने अंडरस्टैंड करना है कि मैंने लेबल नहीं करना। अच्छा, अभी जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और NLP के क्या टूल्स हैं, एक तो आप जैसे एक्सपर्ट्स जो उनको प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये तो आते हैं सेकेंडरी। हमारे यहाँ पर तो लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ बड़े से बड़ा कोई डिजीज़ भी आ जाए ना तो वो शुरू में तो बड़ा लीनियंट होते हैं, अनलेस कि वो बीमारी जो है उनको शदीद तरीन नुकसान ना पहुँचाए तो फिर वो जाते हैं। अब यहाँ पर NLP एक्सपर्ट के पास आना, किसी लाइफस्टाइल कोच के पास जाना, किसी मेंटोर के पास जाना कि हमें बेहतर करें, साइकोलॉजिस्ट, ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। ये वो लोग हैं जो एक ख़ास मखसूस तबके से बिलोंग करते हैं। और एक ये रियलिटी है कि अवेयरनेस भी अब आ रही है, पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप कोई टूल्स ऐसे बताना चाहें NLP के जो हमारे देखने वाले घरों पर प्रैक्टिस कर सकें, या कुछ टेक्निक्स या कुछ भी एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर विद द ऑडियंस कि वो ये करें और उसकी वजह से वो बेहतरी अपनी ज़िंदगियों में, रिश्तों में निखार ला सकते हैं? अच्छा, इसमें मैंने एक बड़ी सिंपल सी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, देसी NLP। अब देसी NLP क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार एक चीज़ में एम्फेसिस करते हैं, गौर व फिक्र। अच्छा, हम रिलेशनशिप के जिस भी स्टेज पे हैं हमने गौर व फिक्र का अमल करना है, जिसे हम कहते हैं कि हमने बार बार एनालाइज करना है कि ये गुस्सा मुझे क्यों आया था। आप पूरे दिन को एनालाइज करें, आपके पास कोई टूल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, आप एक दफ़ा भी स्कूल नहीं गए, आप सिर्फ एनालाइज करें कि मुझे गुस्सा किस वजह से आया, उस वजह को ट्रेस करें। अच्छा, जैसे ही वो वजह आपको समझ आएगी तो नेक्स्ट टाइम आपके गुस्से की इंटेंसिटी कम होगी और मुमकिन है कि आप उसको बाईपास कर दें, आप उस हॉट बटन को ट्रिगर ना होने दें। सो आपने प्रैक्टिस करना है कि गुस्सा आने की वजह क्या थी। So first of all, you just have to be aware about your emotions. So self-awareness is the first step जो हम सब ने फॉलो करनी है। And what would be the next step? और नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपने उसको बाईपास कैसे करना है। जैसे मैंने एक रीफ्रेमिंग की टेक्निक बताई, लाइक कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं उस गुस्से वाले इवेंट पे फोकस नहीं करता, मैं अपना फोकस एकदम से चेंज करता हूँ अपनी हॉबीज़ पे। मैं बुक रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ, कोई वीडियो देख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मेंटल फोकस को एकदम से चेंज करूँ, बिकॉज सारी गेम आपके माइंड के फोकस की है। आप फोकस जिस तरफ लेके जाएंगे कंप्लीट एनर्जी उस तरफ है, आपके माइंड का फ्रेम उस तरफ है। अब अगर आप एंगर स्टेट पे ही फोकस रखेंगे, ऑल टाइम आपके माइंड में एंगर की स्टेट एक्टिव रहेगी। सो आपने उसे ब्रेक करना है। सेकंड ये है कि आप अपनी फिजिकल पोजीशन चेंज करें, लेबल नहीं करना। हाँ, लेबल नहीं करें। आप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करें, आप फोकस करें अपनी ब्रीथिंग पे। वेरी सिंपल कि आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे फोकस करें। सो ब्रीथिंग की एक्सरसाइज से एकदम आपका मेंटल फोकस आपके ब्रीथ इन पे आता है, ब्रीथ आउट पे आता है, जिससे एकदम से वो आपकी एग्रेसिव स्टेट जो है वो ब्रेक हो जाती है।
थर्ड ये है कि आप अपनी पोजीशन चेंज करके बाहर चले जाएं, आउटिंग पे चले जाएं, आप अपने इन्वायरमेंट के व्यू को चेंज करें, बिकॉज विजुअल्स हमारे माइंड को बड़ा अफेक्ट करते हैं। आप विजुअल्स को चेंज करें अपने माइंड के, और जैसे ही आप विजुअल को चेंज करेंगे किसी भी कैपेसिटी में, कोई वीडियो देख के आप किसी दूसरे रूम में चले जाएं, आप कुछ पिक्चर्स देख लें, आप अपने लाइफ की अचीवमेंट वाली पिक्चर्स देख लें, सो डेफिनेटली जैसे अपनी जिंदगी के जो पॉजिटिव पहलू हैं उनको रिकॉल करना शुरू करते हैं। इससे हम कहते हैं कि एंकरिंग, कि आप किसी भी पॉजिटिव इवेंट को एंकर कर देते हैं अपने एग्रेसिव के साथ। जैसे ही आप एग्रेसिव मोड में जाते हैं और पॉजिटिव वाली की तरफ आप फोकस करते हैं तो वो एंगर स्टेटमेंट आपकी ब्रेक हो जाती है। ठीक हो सो ये सिंपल से टूल्स हैं जो कोई भी घर पर बैठ के कर सकता है। मैटर कि उसके पास सर्टिफिकेशन है। Somebody would want to go to some specialist or an expert like you, so उसमें what would be your training or suggestion to such people? या कितने वो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं? सेशन से बढ़कर मुझे ये भी आप बताएं कि आपके पास क्या टूल्स होते हैं, थेरेपीज होती हैं? देखिए, उसमें मेन है कि आप NLP की बेसिक से स्टार्ट करें, आप NLP को पढ़ना शुरू करें। सर्टिफिकेशन इज समथिंग एल्स, प्रैक्टिस इज समथिंग एल्स। कोई भी इंसान पढ़ के खुद पे प्रैक्टिस कर सकता है? डेफिनेटली। देखिए, सर्टिफिकेशन एक बॉडी के ज़रिए जब आपको मिलती है तो आप महसूस करते हैं कि मैं सर्टिफाइड हो गया, बट मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो सर्टिफाइड हैं बट उनका अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं है, उनका अवेयरनेस का लेवल उतना डीप नहीं है, बिकॉज दे आर गुड टू द रेस्ट ऑफ द पीपल बट दे आर नॉट गुड टू देमसेल्व्स एंड दे आपने प्रैक्टिस करना है। बिकॉज NLP जहाँ भी आएगी वहाँ पे प्रैक्टिशनर का वर्ड आएगा, बिकॉज प्रैक्टिस करने से आपका मेंटल मैप उस एक्सपीरियंस से गुजरता है, उस स्टेट से गुजरता है, एंगर को आप कितनी जल्दी फिर टैकल करते हैं, ये प्रैक्टिस का काम है। अच्छा, अभी हम चूँकि बात करें रिश्तों को अच्छा बनाना, स्टेबल बनाना, खूबसूरत बनाना, खुशगवार बनाना, और हर तरह के रिश्ते भी इसमें डेफिनेटली आते हैं। कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब क्या टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं NLP के? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन कोई भी रिश्ता बेहतर किया जा सकता है अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। वो आपके इंटीमेसी रिलेशनशिप्स भी आते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ भी, किसी के साथ भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और वो कम्युनिकेशन बैरियर्स नहीं है, सो डेफिनेटली आपका वो रिश्ता बेहतर होगा या होता चला जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि NLP को किस तरह से कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? फर्स्ट अगेन आई वुड वांट टू से कि हमारी ऑडियंस के लिए देसी NLP बता दें और उसके बाद अपना भी तरीका बता। अच्छा, देखिए, देसी NLP में भी हमने पहले एक्टिव लिसनिंग पे जाना है। कम्युनिकेशन का जो टूल है ना वो ये है कि आप अंडरस्टैंड करें, आप सवालात पूछें, आपका जो भी रिलेशन है। अब लाइक कि मैं जब भी कभी अपनी वाइफ के साथ किसी कन्फ्लिक्ट में होता हूँ तो मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ, वो मेरे से क्वेश्चनिंग करती है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। मेरे चेहरे पे स्माइल आती है कि मैं अब एग्रेसिव मोड में हूं, तो बहुत अच्छे हस्बैंड आपके चेहरे पे स्माइल आती है। अच्छा, अब सम टाइम एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मैं रिएक्ट भी करता हूँ, बट बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने रिएक्शन गलत किया था। सो आप एक्टिव लिसनिंग पे जाएं, आप रैपो बिल्ड करें। अब रैपो बिल्ड का तरीका है कि आप बॉडी लैंग्वेज को अलाइन करें, आप अटेंशन दें, फोकस्ड रहें। और आप सुने इसलिए बिकॉज आपको लॉजिकल आंसर चाहिए, इसलिए ना सुने बिकॉज यू जस्ट हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन आंसर। यस, बिकॉज हम लोग सुनते नहीं। अल्लाह ताला ने 2 कान दिए, 1 जुबान दी है कि आपने सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। बिकॉज हम बोलने पे फोकस रखते हैं, हम दूसरे की बात सुनते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते, हम उसकी पूरी बात सुने बगैर बीच में हम रिएक्ट कर जाते हैं। सो वो रिएक्शन की वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ता है और हमारे रिलेशन की जो इंटेंसिटी है वो वीक होना शुरू हो जाती है। And a lot of people, and especially when we talk about the husbands in a society, they are not the active listeners. उन बीवियां जो मर्जी कह रही हूँ भाई, वो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते। अब लाइक कि मेरी वाइफ कई दफ़ा मुझे कहती है कि आज आप आए हैं, आपने मुझे सुनना है, और मैं समटाइम बैठ के सुनता हूँ कि आज पूरे दिन में क्या हुआ। अच्छा, आप घर की बातें सुन के समटाइम मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ कि यार मैं बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करके आया हूँ, 21 तोपों की सलामी देते अपनी बेगम को कि देखें वो घर में किस तरह से सब कुछ मैनेज कर रही हैं, आपसे सुना नहीं जाता, वो तो बर्दाश्त करती हैं। अब वो जब सुना लेती हैं तो उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है, बिकॉज एक्टिव लिसनिंग दुनिया का सबसे बड़ा टूल है। और दूसरा ये देखें, किसी भी इंसान का ना, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जोक्स अपार्ट, ये वेंट हो रहा होता है और हम सबको ज़रूरत होती है कि हमें सुना जाए। और इफ़ वी आर गोइंग थ्रू सर्टेन फेज या सर्कमस्टांस, कोई प्रॉब्लम आ गई है, घर में होती है, तो एटलीस्ट कोई तो हो जो हमारी बात सुने। वो तो हमने बर्दाश्त कर लिया, बट हमने भी तो अपना गुबार कहीं पर निकालना है। सो लिसनिंग के फेज को हमने इम्प्रूव करना है अगर हम रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिकॉज हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन, अगेन कह रहा हूँ, रेप्टिलियन ब्रेन की खुसूसियत है,
ह्यूमन ब्रेन की नहीं है। कौन से ब्रेन की? रेप्टेलियन, लाइक कि हम उसमें हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो शट डाउन हो जाता है और जानवर वाला दिमाग एक्टिव हो जाता है, देसी जुबान में अगर कहूँ, और उसमें हम रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, उसमें हमारे पास और कोई स्टेट ही नहीं है। जबकि ह्यूमन ब्रेन सोचने पे मजबूर होता है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो अवेयरनेस के लेवल पे जाता है। अच्छा, एक और चीज़ हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम अक्सर अपने शो में भी ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, पिछले कोई 5-6 साल से या आप इससे कम टाइम कर लें, बट बहरहाल डिवोर्स रेशोज़ जो है, डिवोर्स की रेशो तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो अदम बर्दाश्त का होना, एक दूसरे के साथ ताउन ना करना, एक दूसरे की नीड्स, हर तरह की नीड्स का ख्याल ना रखना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्टनर, ये तमाम चीज़ें आती हैं। अब कोई एक कपल, इफ़ द कपल इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अ डिवोर्स, और अब वो होनी ही होनी है, बट उसमें से एक बंदा कहता है कि चलो लेट्स गिव इट अनदर ट्राई, रिश्ता बच जाए, उसके लिए इफ़ समबडी कम्स टू यू, इफ़ समबडी अप्रोचेस एनी एक्सपर्ट लाइक यू, सो व्हाट वुड बी द NLP टेक्निक्स, व्हाट वुड बी योर क्वेश्चनिंग टू द कपल, और फिर हाउ मच दिस इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग द रिलेशनशिप बेटर? देखिए, उसमें हम पहले एनालाइज करते हैं कि राइट नाउ ये कपल कहाँ पे खड़ा हुआ है, दोनों के दरमियान मेंटल मैप में कितना गैप है, चीज़ें वैसे बेहतर हो जाती हैं? डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होती है। और फिर हम एनालाइज करने के बाद उनके मेंटल मैप को चैलेंज करते हैं बाय आस्किंग राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक केस, एंड व्हाट इज दैट राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम? मैं वही बताने लगा। एक मेरे पास खातून आई, उन्होंने कहा कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं देते, जबकि वो खुद एक स्कूल रन कर रही थी। और मैंने कहा, आपके हस्बैंड आपके बच्चों की फ़ीस नहीं देते, क्या ये बच्चे आपके नहीं हैं? दिस इज़ द मोमेंट कि वो सोचने पे मजबूर होगी और उनके चेहरे पे स्माइल आई। तो मैंने कहा, आप क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं? यस, और उनका अपना स्कूल है, लाइक स्कूल भी अपना है, बट वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मेरा हस्बैंड बच्चों की फीस देगा। बट ये तो एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है। बट यहाँ पे अब जब मैंने उन्हें ये कहा कि क्या बच्चे आपके भी नहीं हैं, नो इमोशनल अटैचमेंट, अब वो सोचने पे मजबूर हुई, उनके चेहरे पे स्माइल आई, उन्होंने कहा यस बच्चे तो मेरे भी हैं। तो मैंने कहा कि इस एक्सपेक्टेशन की लॉजिक क्या है? सो उन्होंने जब लॉजिक पे सोचा तो वो परेशान होगी और उन्होंने कहा यस कि मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ, मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम चाहिए, आप मेरे हस्बैंड के साथ भी बातचीत करें, उनको भी कोच करें। और जिन केसेस में अगर एक पार्टनर आना चाहे दूसरा आना ही ना चाहे, तो ऐसे भी हो सकता है एक बंदा आपके पास आया और वो कह रहा है मेरे ये प्रॉब्लम्स एंड आई हैव टू सॉर्ट देम आउट बाय वन वे और अनदर, मुझे कोई ना कोई तरीका बताएं, बट माई हस्बैंड और द वाइफ जो भी पार्टनर है, ही इज़ नॉट विलिंग टू कम टू यू और एनी ऑफ सच पीपल। सो उसमें फिर आप क्या करते हैं? एक बंदे पे NLP का रूल अप्लाई करने से दूसरा बंदा ठीक हो सकता है? देखिए, एक बंदे पे अप्लाई करने से इंटेंसिटी कम होगी, रिजल्ट्स बड़े लेट होंगे, बिकॉज कंप्रोमाइजेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज एक बंदे के मेंटल मैप को तो आप करेंगे, वो फ्लेक्सिबल मोड में चला जाएगा, और दूसरा जो वाले रिएक्शन पर है या इस तरह। सो फिर ये वाला पर्सन या तो फ्लेक्सिबल हो जाए, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, तब मुमकिन है, अदरवाइज डेफिनेटली फिर मुमकिन नहीं होगा। फिर मुमकिन नहीं है, बिल्कुल ठीक। एनी टिप दैट यू वुड वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स वाया दिस प्लेटफॉर्म? सिंपल टिप है, रिफ्लेक्शन करें, मैं भी करता हूँ, डेली रिफ्लेक्शन करें कि आप गुस्सा कितना करते हैं और गुस्सा क्यों करते हैं, और गुस्से को आप उस हॉट बटन को ट्रिगर होने से कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। एंड यू शुड नॉट बी द वन जिसने फौरी तौर पर रिएक्शन देना है। जो आपके इमोशंस उनको अंडरस्टैंड करें, यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट योर इमोशंस, और उसके बाद थोड़ा सा हम्बल होकर, पोलाइट होकर, थोड़ा सब्र और सुकून के साथ फिर सोचें कि इस सिचुएशन के साथ आप हैंडल कैसे करना है, क्योंकि जो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है ना, वही आपको सबसे ज़्यादा तबाह करता है। बट थैंक यू सो मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मेहताब हमीद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे तमाम देखने वालों का दिन कैसा रहेगा, अभी हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेरो कार्ड रीडर एंड द एस्ट्रोलॉजर दाऊद जी दाऊद हमें स्काइप पर ज्वाइन करें हैं। दाऊद जी दाऊद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा। आगाज कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न से। जी, कैप्रिकॉर्न का आने वाला वीक कैसा गुजरेगा? वैसे तो तरतीब के साथ सबसे पहले एरीज आता है, तो हम कैप्रिकॉर्न का ही सबसे पहले देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो टैरो कार्ड क्या कहते हैं? टैरो कार्ड के ऊपर हम बात करते हैं कि आने वाले दिन की स्टोरी ऑफ द वीक क्या है, कैप्रिकॉर्न के आने वाले वीक की आज की स्टोरी क्या बनती है इस वीक की। कैप्रिकॉर्न
सबसे पहले कैप्रिकॉर्न के आने वाले दिन, आज का दिन कैसा गुजरेगा उसको हम देखते हैं। तो आज का दिन आपका माशाल्लाह खुशियों से भरपूर और बहुत ज्यादा मदद है अल्लाह ताला की। मैं आपको कार्ड भी दिखाई देता हूँ, रूहानी मदद भी मौजूद है, कामों में भी मदद मौजूद है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी, आप इंजॉय करते हुए नजर आते हैं आज। और सुबह से ही आपका मूड बड़ा जबरदस्त किस्म का है। मगर कैप्रिकॉर्न का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा वो हमने जरूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए था। तो कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले हफ्ते की बात करें तो ये जो गुजर रहा है इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन आएगी, कामों में बड़ी जबरदस्त मदद आएगी। एक मसला है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज और डिस्टर्ब नजर आते हैं, मगर इससे आपने निकलना है। कुछ चीजें आपकी समझ से बालातर हैं, सेहत का इशू हो सकता है, लेकिन अगर आप पानी के ऊपर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के पानी दम करके भी पी ले तो आपके सेहत के इश्यूज भी इस वीक में हल हो सकते हैं। जबरदस्त। जनाब, चलें जी, अब हम आ जाते हैं लाइन वाइज। एरीज जी, और एरिस, अब हम जो है एरिस से शुरू करते हैं। मगर आपको मुबारक हो कि आपका आज का दिन बड़ा जबरदस्त है और आप आज कहीं बाहर भी जाके मिल बैठ के खाना चाना भी खा सकती हैं। वाह बड़ी वाह, वो मैं जबरदस्त रोज मदद जाती होगी। हूँ। अच्छा, बट ये सुन और के लिए जनाब, हाँ। हाँ, एरीज जनाब, एरीज 21 मार्च से 19 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ। एरीज का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? एरीज बुर्ज अमल वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? कार्ड क्या कहते हैं? तो एरीज वाले एक बात याद रखें कि इस वीक में अपनी बातें अपने तक रखें और लोगों को अपने मामलात ना बताएं। काम आपके पास इस वीक में मौजूद है और बड़ा खुशबाश, बड़े अच्छे माहौल के मालिक नजर आते हैं। व्हाइट कलर का आप इस वीक में अगर इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी जबरदस्त मदद रहेगी। निजाम की चेंजिंग और कुछ चीजें आपको उदास कर रही हैं एरीज वालों को, मगर अगर आप अपने बड़ों के पास, बुजुर्गों के पास मशवरा लें तो बड़ी जबरदस्त किस्म की आपको मदद मिल सकती है। एक बात यह है कि अपने मामलात की बेहतरी के लिए एरीज वाले नीलम जेमस्टोन अगर पहन लें इस वीक में तो बड़ा जबरदस्त रहेगा। और मामलात की मदद के लिए या अल्लाह या रहमान 21 मरतबा रोजाना इशा के बाद पढ़ें तो इनके साथ में बड़ी तबीयत हो जाएगी। अभी बिल्कुल चलते ठीक, हैं नेक्स्ट पे आ जाएं क्विकली। और जी, टॉरस वीनस के बारे में अगर बात करते हैं 20 अप्रैल से लेकर 20 मई आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है। तो हम आपका लाइव टैरो कार्ड करने लगे हैं कि आने वाला हफ्ता टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। टॉरस आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? टॉरस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? कार्ड क्या कहते हैं? तो टॉरस वाले तब्दीलियां लेके आएंगे इस वीक में और बहुत किस्म की इनको मदद मिलने वाली है। टॉरस वालों को बहुत सॉलिड किस्म का अपने कामों से मुतल्लिका पैगाम मिल रहा है और कुछ एक इनके पास जॉब ऑप्शन आ रही है। एक मसला इनके साथ हो सकता है कि इनके साथ चीटिंग हो सकती है, कोई लोग धोखा कर सकते हैं, उससे ये बचें और काम जो आ रहा है उसमें इनको बड़ी जबरदस्त मदद रहेगी। मामलात की मदद के लिए ये अकीक जेमस्टोन पहन सकते हैं और मजीद मामलात अगर ये बेहतर करना चाहते हैं तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये 21 मरतबा रोजाना इशा के बाद पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक, क्विकली नेक्स्ट क्विकली। मुझे पता है आपने मुझे बहुत शॉर्ट टाइम दिया और बड़ा क्विकली के आपने 1 मिनट में पूरे स्टार्स की केमिस्ट्री बतानी है, तो मैं चाहता हूँ ये वक्त भी ना जाया। तो हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जेमिनी बुध चौजा 21 से लेकर 21 मई से लेकर 20 जून आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। और देखते हैं जी बुर्ज जेमिनी वालों का आने वाले वीक की स्टोरी क्या बनती है। जेमिनी आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनती है, तो मैं आपको कार्ड्स के साथ बताया जाऊंगा कि आपकी आने वाले वीक की स्टोरी क्या बनती है, मामलात में क्या मदद आएंगी। तो स्टोरी ऑफ द वीक, आपके पास कामों से मुतल्लिका बड़ी जबरदस्त ऑप्शन आ रही है, मगर आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा गुस्सा और बहसो तकरार नहीं करनी, अपने बातें अपने तक रखनी है। रूहानी मदद मिल सकती है, काम आपके पास आएंगे और कामों के ऊपर आप सोच विचार भी करेंगे, लेकिन आपके पास माली मदद इस वीक में मिल सकती है और हालात बड़े साजगार नजर आते हैं। जिस किसी से भी काम करें लिख पढ़ के करके करें और कामों में मदद के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज को लेके आए। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है हमारे पास कैंसर बुध सरतान मून आप लोगों के साथ, और आजकल वैसे भी चांद ग्रहण लगा हुआ था, देखते हैं आप लोगों का स्टार्स क्या कहता है। तो जनाब आप लोगों की 22 जून से लेकर 22 जुलाई डेट ऑफ बर्थ। तो देखते हैं जी आप लोगों का कैंसर वालों का आने वाला वीक कैसा गुजरेगा, टैरो कार्ड क्या कहते हैं। कैंसर वालों का आने वाला वीक कैसा गुजरेगा, तो कार्ड की एनर्जी क्या कहती है। कार्ड की एनर्जी ये कहती है जनाब बहुत जबरदस्त किस्म की तब्दीलियां हो रही हैं। चांद ग्रहण की वजह से आपके मामला थोड़े से डिस्टर्ब रहे हैं या हो सकते हैं, मगर आप लोगों की जो जहनी सलाहियतें हैं वो आप लोगों को
काफी हद तक बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। मोहतात होकर गुजारना है, गाड़ी बड़ी एहतियात से चलानी है। मशवरा आपको अगर भी चाहिए तो बड़ों से मशवरा करके जरूर चलें और अपने मामलात की बेहतरी के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट आप नेक्स्ट लोग नेक्स्ट ला हौला नेक्स्ट वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जरूर पढ़िएगा। जनाब हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है लियो बुर्ज असद, 23 जून से लेके 22 अगस्त। लियो वालों का आने वाला कैसा गुजरेगा, लियो आने वाले वीक की स्टोरी क्या रहेगी, बुर्ज असद वालों की आने वाले वीक की स्टोरी की अगर बात करें तो असद वाले अपने रिलेशनशिप में बड़ी जबरदस्त मदद लेके आ रहे हैं। आपकी फैमिली से मुतल्लिका, आपके लव से मुतल्लिका बड़ी जबरदस्त मदद है। घरेलू माहौल में आसानियां रहेंगी, कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, हालात में बेहतरी होने के काफी ज्यादा चांसेस मौजूद है और ये वीक आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मजीद मामला की बेहतरी के लिए या रहमान का विर्द और चने की दाल का सदका आप कर सकते हैं। विर्गो वालों का आने वाला वीक कैसा गुजरेगा, 23 अगस्त से 22 सितंबर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ और याकूत और हीरा जेमस्टोन आप पहन सकते हैं। तो विर्गो वालों का आने वाले वीक की क्या स्टोरी बनती है, तो विर्गो वाले बहुत कुछ तब्दील कर रहे हैं अपने मामला से मुतल्लिक। आपकी किसी के साथ मुशावरत हो सकती है, बातचीत हो सकती है कामों को लेकर और बहुत जबरदस्त मदद के साथ अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। गुस्सा को कंट्रोल करना है, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपके पास जज्बा, हिम्मत और सलाहियतें मौजूद है। नए काम का आगाज भी आपका इस वीक में होने वाला है और मामला की बेहतरी के लिए आप आयत करीमा पढ़ सकते हैं 119 मरतबा। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है मेरे पास लिब्रा बुर्ज मेज़ान, 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। लिब्रा आने वाले वीक की स्टोरी क्या बनती है, लिब्रा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, लिब्रा वालों के साथ बड़े जबरदस्त किस्म के हैं और आप लोगों के माली मामलात में और घरेलू मामलात में मदद हो रही है, लेकिन जज्बाती फैसला नहीं करना और गुस्सा से परहेज करना है। इसके अलावा आप जो करना चाहते हैं इस वक्त बहुत बेहतरीन मौके मौजूद है कामों की मदद के लिए। लिब्रा वाले एहतियात ये करें कि अपनी दिल की बात किसी और से मत करें, नुकसान उठा सकते हैं इस वीक में। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर अकीक जेमस्टोन पहनेंगे इस वीक में तो बड़ा फायदा होगा। तो जनाब देखते हैं कि जिस स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी क्या बनती है। स्कॉर्पियो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर बात करें, अपनी नींद को पूरा करें। स्कॉर्पियो वाले डबल माइंडेड हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपनी जिंदगी के मामला को लेकर, लेकिन नया काम आ रहा है, कुछ नेगेटिविटी आ रही है। आप अपने सोलमेट से नेगेटिविटी से निकलें और कामों में मदद के लिए पॉजिटिव रहें और टेलीफोनिक राब्ते ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके इस वीक में। किसी से भी आप मोहब्बत का इजहार कर रहे नजर आते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है हमारे पास सैजिटेरियस बुर्ज टॉस, 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर और फिरोजा जेमस्टोन आप इस वीक में पहने तो बड़ी जबरदस्त मदद होगी। सैजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की स्टोरी देखते हैं जी। सैजिटेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बुर्ज टॉस सैजिटेरियस आने वाले वीक की स्टोरी क्या कहती है थी। जो सैजिटेरियस वाले अपनी लव मोहब्बत से मुतल्लिका जिंदगी में ऑप्शन मिलेंगी, जिनकी शादी नहीं हुई उनको शादी की ऑप्शन आएगी, कामों की ऑप्शन आएगी, हालात की थोड़ी सी खराबी हो सकती है, उसके लिए ये पानी का इस्तेमाल और पानी का सदका भी करें और रूहानी मामला के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और अल्लाह समद का विर्द करें। ओवरऑल काफी हद तक 70% बेहतर और 30% नेगेटिव असरात नजर आते हैं। इसके बाद हमारा हॉरोस्कोप है कैप्रिकॉर्न, मगर कैप्रिकॉर्न मैं बता चुका हूँ सबसे पहले अपने होस्ट के कहने पे और उनका बड़ा जबरदस्त था, आज का दिन बड़ा जबरदस्त था। अब हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है एक्वेरियस बुर्ज दिल्लो और आप लोगों के लिए जो है फिरोजा जेमस्टोन और अकीक आज का दिन पूरे इस वीक में बड़ा जबरदस्त रहेगा। तो एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक की स्टोरी क्या कहती है। एक्वेरियस बुर्ज दिल्लो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो फैमिली रिलेटेड मामला में तब्दीलियां आ रही हैं, बड़ी जबरदस्त बेहतरी वाली तब्दीलियां हैं, हालात में बड़ी जबरदस्त बेहतरी होगी, पार्टनरशिप कर सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी सोचो से निकलता आएगी। पानी के ऊपर सूरह फातिहा और औज़ बिल्लाह जो है 19 मरतबा पढ़ के दम करके पिए, बाहर के तरफ जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री के हालात हो सकते हैं। अपनी बातें इस वीक में अपने तक रखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। पाइसिस बुर्ज हॉट नेक्स्ट हॉरोस्कोप और लास्ट हॉरोस्कोप है हमारा। पाइसिस वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा, तो जनाब पाइसिस बुर्ज हॉट वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा। पाइसिस वाले पैसे की थोड़ी सी तंगी का सामना कर सकते हैं, अपने मामला से मुतल्लिका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली रहेंगे। ओवरऑल बड़ी जबरदस्त मदद मौजूद है। आप लोगों को गाड़ी थोड़ी सी आहिस्ता और जज्बाती नहीं होना, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना है, रिलेशन से मुतल्लिका बड़ी जबरदस्त मदद है। जितना लोगों से टेलीफोनिक राब्ते रखेंगे उतनी ज्यादा मदद होगी और आप अपनी नींद को पूरा करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मामला की बेहतरी के लिए नीलम जेमस्टोन पहन सकते हैं और आप अपने बाकी ठीक
थैंक यू सो मच दाऊद जी। दाऊद हमारे साथ शो का हिस्सा थे। वक्त की किल्लत की वजह से आज दाऊद जी का भी इम्तिहान था कि कम वक्त में कितना तेज़ी के साथ बोल सकते हैं और कितना क्विकली बता सकते हैं। एनी हाउ व्यूअर्स, ये तो थे आज के ज़ोडिक साइंस और आपका दिन कैसा गुजरेगा, आने वाला हफ्ता कैसा, जो वीक स्टार्ट हो गया है कैसा रहेगा। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छे मौजू पर आपसे बात करनी है। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तानी सिख शहरी का एक एजाज़ है। साबिक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए अक़लियती उमूर एंड द मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार महेंद्र पाल सिंह को दुनिया की 100 बाअसर सिख शख्सियात में शामिल किया गया है। इनकी किन खदमात की वजह से इनको बेसिकली इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और बेसिकली जब हम इस लिस्ट की बात करते हैं तो दुनिया भर में सिख शख्सियात की जो सर्विसेज हैं, उनकी खदमात हैं, उनकी जो काविशें हैं, उनका जायज़ा लेने के लिए एक तंजीम बेसिकली बनाई गई है जो हर साल आउट ऑफ ऑल द 27 मिलियन पीपल और द सिख फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको उनमें से बेसिकली 10 से 12 हज़ार लोगों को सिख कम्युनिटी से जो होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करती है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद 100 लोगों की लिस्ट जारी होती है। सो इसमें इस बार जो नाम आया है वो आया है हमारे साबिक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए अक़लियती उमूर एंड एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर सूबाई असम्बली पंजाब जो है मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार महेंद्र पाल सिंह का। इस पर भी हम बात करेंगे और इनके साथ साथ जो इस ग्रुप के बेसिकली बानी हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं सिखों को, जो इन्फ्लुएंशियल सिख हैं उनको चूज़ करते हैं बेसिकली, और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। सो उसके बेसिकली इसका नाम है द सिख अवार्ड। इसके फाउंडर डॉक्टर नवदीप सिंह भी हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। आई थैंक बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी महेंद्र पाल सिंह साहब के आपकी क्या काविशें थी, आपने क्या खिदमात की जिसकी वजह से 100 बाअसर सिख शख्सियात में आपका नाम जो है वो आया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जो ये काविशों की बात है, पहली बात है मैं खुद सरप्राइज़ हो गया था जब नाम आया था। मुझे नहीं पता था कि कैसे नाम आ गया, लेकिन जो इनसे जब हुआ, ऑब्वियसली सबसे मेन जो चीज़ थी कि पाकिस्तान ने 2018-19 में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया करतारपुर कॉरिडोर का, जो कि पूरी दुनिया को उन्होंने सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान के साथ जोड़ा। आज भी पूरी दुनिया से सिख जो है वो करतारपुर विज़िट करने आते हैं। तो उसका मैं स्पोक्स पर्सन था करतारपुर का, और करतारपुर की खोलने में जितनी हर्डल्स आई हैं वो एक साल बहुत बड़ी हर्डल्स का साल था, बहुत सारी मुश्किलात थी। तो जिसकी वजह से मैं मेरी एक रूटीन थी कि मैं हर साल आउट ऑफ कंट्री जाता था, किसी न किसी मुल्क 2 दफ़ा मेरे टूर होते थे, कंफर्म टूर 2 टूर मेरे होते थे। तो उस साल मैं पाकिस्तान से निकलने का सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सारी हर्डल्स थी। तो उन हर्डल को सॉल्व करने में मुझे मौका आपकी मिला। बहुत ज़्यादा नुमाया काविशें होंगी उस काम में। उसमें बेसिकली एक ये चीज़ थी और इसके अलावा भी कोई काम था या ये एक हमारे बहुत दिल बड़ा से- काम था? जी, उसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में जो एक और बहुत बड़ा काम हुआ, जो जिसके लिए मैंने इनिशिएटिव लिया, जो हमारे माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं, वो चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ है, उनको कोटा नहीं मिलता था। उसमें ओपन मेरिट पे आ जाते तो ठीक था, अदरवाइज़ कोटा नहीं था। पंजाब गवर्नमेंट से हमने उसको पास करवाया। उसके अलावा अगर एक तीसरी जो बड़ी एक ज़िम्मेदारी मुझे मिली, और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान साहब का कि उन्होंने हमेशा मुझ पर एतमाद किया। तीसरा जो था कि 2008 में ये मिनिस्ट्री बनी, 2018 तक इसका टोटल फंड तकरीबन 2234 मिलियन जो है, 2234 मिलियन 10 सालों में वो फंड इनका जो है यूटिलाइज़ हुआ। 2021-22 में जो पहला साल था, मैंने खान साहब से बात की, खान साहब को कन्विंस किया कि हमारे गुरुद्वारों के लिए, मंदिरों के लिए, चर्चेज़ के लिए और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के इलाकों की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत कम फंड है। तो 21-22 का पहला साल इकट्ठा 2500 मिलियन एक साल में, मतलब नून लीग के 10 साल
और हमारे एक साल के 2500 मिलियन फंड जो है सो बेसिकली उन्होंने ये आपकी release काविशें थी जिसकी वजह से आपको इस अवार्ड के लिए, द सिख अवार्ड के लिए चुना गया। हमारे साथ बानी द सिख अवार्ड डॉक्टर नवदीप सिंह भी शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड जिसकी वजह से आपने ये जो द सिख अवार्ड बेसिकली है इसका क़याम अमल में लाया गया, इसको कायम क्यों किया गया, इसका पर्पस क्या था बेसिकली? सो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਨ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਥਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚ ਵੀ ਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਦ ਸਿੱਖ 100 ਪਾਵਰ ਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 100 ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ 11ਵੀਂ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ 11ਵੀਂ ਲਿਸਟ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਐਂਡ ਵੈਨ ਡਿਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼? ਦ ਸਿੱਖ 100 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 2012 ਵਿੱਚ। 2012 से, ਹਾਂਜੀ। ओके। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ 11ਵੀਂ ਲਿਸਟ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ 100 ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ 100 ਅੰਡਰ 30 ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ प्रोफाइलिंग। अच्छा, ये एनुअल लिस्ट होती है? हर साल निकलती है। हर साल आती है, बट इसमें कैटेगरीज हैं बेसिकली, जिस तरह अंडर 30s में आपने कहा और फिर अंडर 40s या इस तरह? नहीं, 2 लिस्ट ਕਰਦੇ ਆ 100 ਤੇ 100 ਅੰਡਰ 30। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ 100 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ global ministers, politicians, business people, spiritual leaders from the Sikh community. Okay. But इसके अलावा भी मेरे पास जब आपका प्रोफाइल आया, so I was just reading कि आपने दुनिया के कुछ बाअसर शख्सियात ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, इंडिया के जो साबिक थे मनमोहन सिंह, और इसके अलावा मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, उनको भी आपने मुख्तलिफ अवार्ड्स दिए एंड दे एक्चुअली एक्सेप्टेड दोज अवार्ड्स या उसको कबूल करना। सो उसकी क्या वजह थी और आपको क्या लगता है कि जो अगर आपने इस तरह से नुमाया कुछ नामों को अवार्ड्स दिए या लिस्ट में शामिल किया तो उसकी क्या वजह थी, उनकी क्या खदमात थी फॉर द सिख कम्युनिटी? हाँ जी, देख लो, this is another one of our 8 projects ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਸਿੱਖ ਅਵਾਰਡਸ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਅਵਾਰਡਸ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ 13 ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ business, media, sports, education, entertainment, charity, seva, lifetime achievement and a youngsters award। ਤੇ ਇੱਕ award ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ the special recognition award। ਸੋ ਜਿਹੜਾ special recognition award ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, another faith, Hindu, Muslim, Jewish, Christian, जिन्हें ने साढ़े वास्ते बहुत बड़े काम लेकिन किए उन्होंने आपकी कम्युनिटी के लिए जो भी काम किया, इसके अलावा यू ऑल्सो वांट टू प्रेजेंट एन अवार्ड टू द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान। सो व्हाट डू यू थिंक उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है फॉर द सिख कम्युनिटी? लाइक ही सेड के करतारपुर कॉरिडोर का खोलना, इसकी वजह से यू वुड वांट टू अवार्ड हिम या इसके अलावा भी कोई और? सो जितना मैं कह रहा सीगा, बेसिकली जिन्हें भी शख्सियत ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਸ਼ੌਕਡ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ they don't accept awards। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੀਤਾ। टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो आप शो करते हैं, जो बहरहाल इमरान खान साहब भी डेफिनेटली वुड लव टू एक्सेप्ट दैट एप्रिसिएशन, किसको अच्छी नहीं लगती। वी आर लेफ्ट विद जस्ट 1 मिनट। आपसे क्विकली जानना चाहूँगी, आपने मुझे 20 सेकेंड्स में बताना है कि एक तो करतारपुर
कॉरिडोर जो था वो खुल गया विद द लॉट ऑफ एफर्ट्स, जिसका सहरा आपके बकौल ऑब्वियसली आपको भी जाता है, बट आपके पीछे एक सपोर्ट थी इमरान खान की सूरत में या और भी कुछ लोगों की सूरत में। राइट नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस और व्हाट डू यू थिंक जो मेन इश्यूज हैं इस वक्त सिख कम्युनिटी के जिनको फौरी तौर पर एड्रेस होना चाहिए, एंड इट कुड बी एनी ऑफ द इशू क्विकली? देखिए, हमारे ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने एक स्टेप लिया था कि जो इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इसकी जो लॉ है उसको दोबारा वो देखना चाहिए। ठीक है। उसकी टास्क फोर्स बनी, उसकी तमाम रिकमेंडेशन गई हैं। होपफुली मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट उसको अगर क्लियर कर दे, उन को कर ले, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है और उसका होने का बहुत बड़ा एजाज़ बहुत होगा। ज़्यादा। हमारी सिख मैरिज एक्ट है जो कि अमेंडमेंट के लिए जो है वो गवर्नमेंट में पड़ी है, अगर वो कंप्लीट हो जाए, उसकी अमेंडमेंट हम कर चुके हैं और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क होगा जो वो सिख मैरिज एक्ट जो है उसको मैरिज एक्ट पर बेसिकली उस पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सरदार महेंद्र पाल सिंह फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यू डॉक्टर नवदीप सिंह भी हमारे साथ शो का हिस्सा थे। इसी के साथ ही हमारा आज का शो इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।